अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान पीनल कोड से। चैप्टर 16 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो 331 तक हमने पढ़ लिया था। ये 299 से स्टार्ट होता है, जिसको हमने 331 तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास है जी टॉपिक है हर्ट का। ये सेक्शन बेसिकली 332 से स्टार्ट हो रही है। हर्ट पढ़ते हैं। Whoever cause pain, harm, disease, infinity to injury or to any person, or impairs, disables, or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt. जो बंदा किसी को कोई जख्म पहुंचाता है, कोई चोट मारता है, कोई तकलीफ देता है, या किसी का कोई अज़ा अलग करता है जिससे उसकी मौत नहीं होती, बाकी उसको सारी अज़ियत पहुंचती है, तो वो हर्ट है। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट की कुछ काइंड्स हैं। पहली है जी इतलाफ अज़ू, इतलाफ सलाहियत अज़ू। दूसरी है जी शजा, तीसरी शजा है, चौथी जुरा है, और बाकी ई में ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स। बेसिक उसने कितनी काइंड्स बताई हैं? वो कहता है जी इतलाफ अदू, उदू, इतलाफ सलाहियत अज़ू, ये दूसरी है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सलाहियत है उदू। उसके बाद है तीसरी शजा, उसके बाद है जी जुरा, बाकी अदर काइंड्स। ये चार है। इतलाफ अज़ू क्या है? किसी हिस्से को काट देना। इतलाफ सलाहियत अज़ू उस हिस्से का जो काम करना है वही ख़त्म कर देना। शजा जो है सर से ऊपर की चोट है, बाकी जरा जो है गर्दन से नीचे की सारी चोट है। ये जरा है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 333। 333 इतलाफ अदू। Whoever dismembers, amputates, sever any limb or organ of the body of the another person is said to cause इतलाफ अदू। यानी कोई भी इंसान जो किसी इंसान का कोई अज़ा, कोई ऑर्गन काट देता है, तो वो क्या कमिट करता है? वो इतलाफ अज़ू। 334 की पनिशमेंट सेक्शन है जी 334। ये क्या है? इतलाफ अज़ू। अब इसमें 334 में इसकी की पनिशमेंट है। Whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person, causes इतलाफ अदू of any person, shall be consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if the qisas is not executable, keeping in the view principle of the equality in the accordance with and the injunction of the Islam, and the offender shall be liable to harsh, and he may be also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। इसमें सज़ा क्या है? पहली वो सज़ा कहता है जी किसास है, दूसरी कहता है 10 years। अब किसास क्या है? अगर किसी का हाथ काटा है तो उसका हाथ काट दिया जाए, किसी का पाँव काटा है तो उसका पाँव काट दिया। सिमिलर सजा है। 335 इख्तिलाफ सलाहियत अदू। जो उसकी सलाहियत है उसको ख़त्म करना। Whoever destroy or permanently impairs the functioning power or capacity of an organ of the body of another person, or causes permanent disfigurement,
इज़ सैड टू काज इतलाफ़ सलाहियत अदू, यानी कोई भी इंसान है हमेशा के लिए जो उसका अज़ा काट देता है उसको कहते हैं इतलाफ़ सलाहियत अज़ू। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का कान काट दिया हमेशा के लिए, इतलाफ़ सलाहियत अज़ू हो गया। किसी की उंगली काट दिया हमेशा के लिए, इतलाफ़ सलाहियत अज़ू हो गया। किसी के बाल तक अगर हमेशा के लिए उखाड़ दिए हैं तो भी इतलाफ़ सलाहियत अज़ू है। इवन कि ये जो भौवें होती हैं, आई लैशेज़, ये भी अगर किसी ने खींच लिए हमेशा के लिए तो ये भी इतलाफ़ सलाहियत अज़ू है। यानी कोई भी छोटे से छोटा ऑर्गन ही क्यों नहीं बॉडी का जो हमेशा के लिए डिसमेंबर या इम्प्यूटेट कर दिया गया है, वो इतलाफ़ सलाहियत अज़ू, यानी उसके काम करने के अब चांस ही कोई नहीं। बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है। आगे तो वो नहीं है ना, मैं परमानेंट की बात कर रहा हूँ। आपने वर्ड साथ गौर नहीं किया। ये नहीं है कि आप वो किसी हजाम के पास आप गए, उसने टेंड कर दिया जी इस पर इतलाफ़ सलाहियत अज़ू लग गई, नहीं, क्योंकि वो तो हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यानी कुछ सीन ऐसे होते हैं कि आपके बाल आते ही नहीं है, तो उनमें ऐसा सीन होता है। खाली बालों को नहीं देखते, बाकी चीज़ें भी देखते हैं, कंसेप्ट लेते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ते। 336 पढ़ते हैं, सेक्शन 336 पनिशमेंट। Punishment for इतलाफ़ सलाहियत do whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person, इतलाफ़ सलाहियत do of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if the qisas is not executable, keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, offender shall be liable to arsh and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as तज़ीर। यानी इसकी सज़ा भी कितनी है? पहली तो वो कहता है जी किसास दिया जाए, दूसरा वो कहता है अर्श, तीसरी वो कहता है 10 साल ताज़ीर। 337 शजा आ गया, सेक्शन 337 336 ये क्या है, इधर लाना, इसमें मिसिंग है। यानी मुझे आइडिया हो गया इसका, इसकी 14 साल सज़ा हो गया आई थिंक, ये नहीं अमेंडेड है। 336 ए है, hurt caused by coercive substance, whoever with the intention or knowingly cause or attempt to cause hurt by means of a coercive substance or any substance which is deleterious to human body when it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt by the coercive substance। यानी बात यह है कि किसी ऐसी चीज़ के साथ किसी इंसान को जलाना जिससे उसकी बॉडी ही ख़त्म हो जाए, केमिकल हो जाए, कोई तेज़ाब हो जाए, कोई पेट्रोल वगैरह हो जाए, इनसे जब आग लगा के उसको जलाया जाता है तो इसकी ये सज़ा है। 336 बी में इसकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय कोर्सिव सब्सटेंस, whoever cause hurt by coercive substance shall be punished with imprisonment either description for shall not be less than 14 year। मैंने बताया था इसकी ये जो 336 है इसकी सज़ा 1400। हाँ जी, 14 साल से कम नहीं होगी। 336 बी में इसकी पनिशमेंट है, ले लें ये था। उसके बाद आ गया जी शजा 337 में। शजा whoever cause on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ़ अदू और इतलाफ़ सलाहियत अदू is said to cause शजा। बात वो करता है वो चीज़ जो
हेड, ये उस बंदे का हेड है, वो कहता है हेड या सर, उसकी नेक जो है, एनी पर्सन हर्ट विच इज डज नॉट अमाउंट हेड और फेस, यानी उसके चेहरे पर, सर पर जो भी चोट लगेगी जिससे उसका नाक ज़ाया नहीं होगा, कान हमेशा के लिए ज़ाया नहीं होगा, यानी कोई उसमें ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी जो इतलाफ सलाहियत अज़ू में जाएगी, तो वो सारी क्या है, वो शजा है। शजा गर्दन से ऊपर ऊपर है, ये क्या है, शजा है, ये जुरा है, जुर। गर्दन से नीचे जब चीज़ें जाएंगी तो वो जर में आ जाएंगी। अब इसकी कुछ काइंड्स हैं। फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ शजा। शजा खफीफ़ा, शजा मुदीहा, शजा हाशमिया, शजा मनाकिला, शजा अमा, शजा दमीगा, हो और काज शजा। अब इनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया वन बाय वन करके। विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम इज सेड टू काज शजा। अब किसी को चोट आई है फेस पर या सर पर, बोन बोन जो है नजर नहीं आई, यानी यहाँ पे फेस पे या सर पे कोई चोट लगी लेकिन बोन नजर, हड्डी नजर नहीं आई, तो वो क्या है, शजा खफीफा है। बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर इट इज सेड टू काज शजा। यानी बोन तो नजर आ गई है लेकिन अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, काजिंग फ्रैक्चर, टूटी नहीं है। बाई एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट काजिंग फ्रैक्चर, यानी पहली में वो क्या कहता है खफीफा में कि हड्डी जो है नजर भी नहीं आई, दूसरी में वो कहता है मुदीहा में हड्डी नजर आ गई है चोट लगने से लेकिन टूटी नहीं है। ये फेस और सर की बात हो रही है। उसके बाद शजा हाशमिया 3 नंबर पर, बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम एंड विदाउट डिसलोकेटिंग इट सेड टू काज शजा हाशमिया। हाशमिया। हाशमिया में ये है, पहली में हड्डी भी नजर नहीं आती, दूसरी में हड्डी नजर आ जाती है लेकिन टूटती नहीं है, तीसरी में वो कहता है हड्डी टूट गई है, डिसलोकेट नहीं हुई। By causing fracture of the bone of the victim and thereby the bone is dislocated is said to cause shaja munakila। नंबर 4, हड्डी टूट गई है उसके बाद अपनी जगह भी चेंज कर गई, डिसलोकेट हो गई है। नंबर 5, by causing fracture of the skull of this victim so that the wound touches the membranes of the brain is said to cause shaja ama। यानी एक बंदे का ये सर का शकल टूटा है, वो जो हड्डी डिसलोकेट होने के बाद जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं दिमाग के, उनको टच कर रही है, उनमें धंस गई है, वो शजा अमा है। इसको कहते हैं 37(5). By causing fracture of the skull of the victim and the wound ruptures the membranes of the brain is said to cause shaja dimiga। यानी पहला क्या है, टच कर रहा है जो मेम्ब्रेन्स है ना ब्रेन के, इसमें ये कहता है कि उसने हर चीज़ को धंस गया, उसमें रप्चर कर लिया। ये किसी चीज़ का सर में धंसना, उसके बाद उसमें उसको सारा अपने अंदर लपेट लेना, एक चीज़ होता है चीज़ को टच करना, वो अमा हो गया। ये कहता है जी दमीगा में कि उसने रप्चर भी कर लिया, ऐसे वो जो हड्डी सर की टूटी है वो अंदर धंस गई है। धंसने के बाद वो जैसे ना, अभी कल मेरे पास एक केस आया था 300, तो उसमें क्या था, औरत का उन्होंने नाक उतारा हुआ था। तो ये सीन होता है। 336 लगती है, 35 में डेफिनेशन होती है, हाँ 36 लगेगी क्योंकि जो पनिशमेंट होती है वो लगती है। समझे ही नहीं तो मैं बताता हूँ। सेक्शन 337A 336 लगेगी क्योंकि 35 में डेफिनेशन है, तो 36 में उसकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट वाली दफ़ा काउंट होती है, ठीक है। मोस्टली पनिशमेंट ऑफ शजा,
whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person cause। अब सजा खफीफा की जो पनिशमेंट है वो क्या है जी, इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, यानी इसकी 2 साल पनिशमेंट है। जो मुदीहा है उसकी 5 ईयर पनिशमेंट है। पहली बात क्या है मुदीहा में, टू एनी पर्सन शेल इन कंसल्टेशन विद ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बाय पनिश विद किसास एंड किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन द व्यू प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम द कन्विक्ट शेल बी लायबल टू अर्श एंड विच शेल बी 5% ऑफ दियत, यानी उसको बाद में अर्श के मुताबिक सजा दी जाएगी जो दियत की 5% होगी। एंड मे आल्सो बी पनिश imprisonment of either description for a term which may extend to 5 year। उसके बाद सजा हाशमिया नंबर 3 की, इसकी सज़ा बेसिकली 10 साल बनती है। अब इस पर दियत 10% लागू होती है। दियत जो एज ए अर्श है वो 10% है, लेकिन इसकी सज़ा जो है कितनी है, 10 साल। नंबर 4 पर सजा मुनाकिला, इसकी जो दियत है वो अर्श बनकर 15% लागू होगी, और अगर दियत उस पर नहीं बनती तो उसके साथ इसकी भी 10 ईयर सज़ा है। सजा अमा, जिसमें वो टच करता है मेम्ब्रेन्स को, 5 नंबर वाली, इसकी सज़ा जो है 1/3 ऑफ दियत है, यानी 1/3 अर्श उसको दी जाएगी एज ए, वो दियत जो है उसका 1/3 दिया जाएगा उसको एज ए अर्श, और उसकी पनिशमेंट है 14 साल सज़ा। जो सजा दमीगा है जो लास्ट है जिसमें वो रप्चर कर लेते हैं मेम्ब्रेन्स को, उसकी सज़ा है जी 1/2 यानी दियत का आधा एज ए अर्श दिया जाएगा, दियत का आधा, और इसकी सज़ा भी 14 साल है। 337B, ये अब हमारे पास शुरू हो गया जुर्म। Whoever cause on hurt any of the part or a person other than the head or face a hurt which leaves a mark, the wound whether temporary or permanent is said to cause जुर्म। बात करता है सर और चेहरे के अलावा जो चोट बाकी बॉडी पर आती है वो क्या है, जुर्म। इसको ऐसे लिखा जाता है जुर्म। ठीक है, whoever cause on any part of the body jura is of 2 kinds, जैफा एंड गैर जैफा। इसकी बेसिकली 2 काइंड्स हैं। पहली क्या है जी, जायफा, दूसरी गैर जायफा। तीन सौ सैंतीस सी, whoever cause jura in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to jaifa। अब जैफा की पनिशमेंट भी पढ़ते हैं हम साथ साथ। तीन सौ सैंतीस डी, whoever cause jura in which the injury extend to body cavity of the trunk is said to cause jura or jaifa। जैफा की punishment whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes jaifa to such person shall be liable to arsh which shall be 1/3 of diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यानी इसकी भी क्या है, 1/3 दियत है, 100 का
30% और 10 साल 10 ईयर तज़ीर। गैर जायफा, whoever caused jura which does not amount to jaifa is said to cause गैर जायफा। जो जायफा में नहीं आएगी वो गैर जायफा है। अब जायफा और गैर जायफा का आपने फ़र्क पूछना था, वो आपने पूछा ही नहीं है। यानी जो सिर्फ चमड़े की हद तक चोट लगती है, अंदर नहीं जाती, वो क्या है? जायफा है। अब गैर जायफा क्या है वो हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ गैर जायफा, नेमली दमिया, बदीहा, मुतलाहिमा, मुदीहा, हाशमिया एंड मनाकिला। इसी की भी 6 काइंड्स हैं, जिस तरह पीछे शजा की 6 काइंड्स थी। Whoever caused गैर जायफा in which the skin is ruptured and bleeding occurs said to cause दमिया। स्किन को रप्चर किया है, ब्लड ऊपर आ गया, वो क्या है? दमिया है। By cutting or incising the flesh without exposing the bone is said to cause बदीहा। वालेकुम सलाम। कट ऐसे, इधर देखो, ब्लेड का कट या किसी भी चीज का, बोन नजर नहीं आई, वो क्या है? बदीहा है। By lacerating the flesh is said to cause मुतलाइमा। ऐसे नोचना। By exposing the bone is said to cause मुदीहा। यानी अगर चोट लगने से जिस्म के किसी हिस्से की हड्डी नजर आ गई है तो वो मुदीहा है। By causing fracture of a bone without dislocating is caused to हाशमिया। ये अगर हड्डी डिसलोकेट नहीं हुई, नजर आ गई है, तो वो हाशमिया है। By fracturing and dislocating the bone is said to cause मुनाकिला। यानी हड्डी टूटने के बाद डिसलोकेट भी होगी है तो वो मुनाकिला है। अब 337F, सेक्शन 337F, ये 337 और 38 में लेक्चर जाएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह पहले सारी हमें ABC कराते हैं, उसके बाद 338 से सारी ABC करवाता है, तो फिर ये ख़त्म होता है। Punishment of गैर जायफा, whoever doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person cause गैर जायफा। गैर जायफा बेसिकली क्या है कि जो बंदा नियत के साथ किसी को तकलीफ देने के लिए ज़र्ब देता है तो वो गैर जायफा है। दमिया, any person shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 1 year। जो दमिया है उसकी सज़ा कितनी है? 1 साल है। जो बदीहा है उसकी साल जो है वो सज़ा 3 साल है। इसमें दमान लागू होगा, पहली में भी दमान है, इसमें भी दमान है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो डिसाइड नहीं है। मुतलाहिमा, टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू दमान मे आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन मे एक्सटेंड टू 3 years। नंबर 3 की भी 3 साल सजा है। मुदीहा, टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू दमान, इसकी भी परसेंटेज डिसाइडेड नहीं है, इसकी भी 5 साल सजा है। हाशमिया, इसकी परसेंटेज शैल बी दमान, इसकी भी डिसाइडेड नहीं है, इसकी भी 5 साल सजा है। मुनाकिला, इसकी भी परसेंटेज डिसाइडेड नहीं है, इसकी 7 साल सजा है। इसमें जो क्या कहते हैं 4, 5, 6 है, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनमें अक्सर बेल नहीं होती। 337 जी, इसी के नीचे लिखते हैं। पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। एक बंदा रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के जरिए किसी को हर्ट करता है तो उसकी क्या सजा है? इसमें भी जो अर्श है, पहली बात तो यह है कि उस पर जो लागू होगी अर्श और दमान लागू होगी, और जो उसको सजा दी जाएगी वो 5 साल की है। ठीक है, रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से। 337H, पनिशमेंट ऑफ हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट यानी बेहुदा हरकतें करने की वजह से, इसमें कोई भी गैर कानूनी काम हो सकता है। क्या है मैं बताता हूँ अभी।
Whoever causes hurt by rash or negligent act other than rash or negligent driving, rash और negligent driving के अलावा जो उसके कोई गलत काम मतलब ये नहीं है कि वो किसी को छेड़ रहा है, गैर कानूनी काम, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही खड़ा होकर डंडे घुमा रहा है या ऐसे ही खड़ा होकर वो पत्थर वगैरह चला रहा है, वो क्या है, गैर कानूनी एक्ट ही है ना। अब इसमें सीन क्या आता है, इसकी सजा जो है पहले की वो 3 years है, उसके बाद whoever does any act so rashly or negligently as endanger human life, अब ये होती है हवाई फायरिंग H2, यानी जिसमें इंसानी जान बकायदा खतरे में हो। इसकी सजा उन्होंने कितनी रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। हाँ जी आप पढ़ लें, लॉ कह रहा है 3 महीने इसकी सजा है। 337 आई, आई है, उसके बाद बाकी चीज़ें साथ साथ हैं। Punishment for causing hurt by mistake खता, whoever cause hurt by mistake खता shall be liable to arsh or demand specified by hurt, इसकी कोई स्पेसिफिक सज़ा नहीं है, जो भी दे दी जाए, हर्ट और यानी जुर्माना ही होगा जितना भी होगा। 337 जे, causing hurt by means of a poison, जहर के जरिए किसी को हर्ट करना। Whoever administered to or caused to be taken by any person by poison or by any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or such other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt may in addition to the punishment of arsh or daman provided for the kind of hurt, और इसकी जो सज़ा है वो 10 साल है। जो किसी को जहर के ज़रिए नुकसान देता है, जहर हो गया कोई भी नशावर चीज़ के ज़रिए तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, पहले तो उसको अर्श और दमान के ज़रिए कंपनसेशन देनी पड़ेगी, दूसरा इसकी 10 साल सज़ा भी है। ठीक है, लिख लें 10 ईयर। जब हाथ से लिखते हैं तो चीज़ें पता रहती हैं कि इस नंबर पर क्या लिखा था, इस नंबर पर। जब खाली सुन रहे होते हैं तो खाली तो पता नहीं, आप टिकटॉक पे कितनी वीडियो सुनते हैं, सारी तो याद नहीं ना रहती, लिहाजा जो आपने लिखी होती हैं, जो जो ज़्यादा अच्छी सेव की होती हैं वही याद रहती हैं ना। 337 के, हाथ से जो चीज़ निकलती है वो आपका रिकॉर्ड बन जाती है। causing her to extort confession or to compel restoration of property, whoever cause hurt for the purpose of the extorting from the sufferer or to any person interested in the sufferer any confession or any information which may be lead to the detection of any offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to safety any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall in addition in the punishment of qisas, arsh or daman as the case may be provided for the kind of hurt caused by also punish having regard to the nature of the hurt caused with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यानी किसी की जायदाद पर काबज होने के लिए या उसको कंपेल कर रहे हैं कि कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ का कन्फेशन करे कि जो गैर कानूनी है, तो उसकी सज़ा कितनी है, 10 साल है। 337 L, punishment for other hurt, whoever cause hurt not mentioned herein before which endanger life or which cause the sufferer or remain to suffer bodily pain for 20 days or more than render him unable to follow his ordinary pursuits for 20 days or more than shall be liable to demand and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। जो बंदे को कोई ऐसी चोट दी जाए जिनका इधर 337 में जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से वो 25 दिन तक बिस्तर से उठकर अपनी रूटीन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसकी भी 7 साल सज़ा है।
इसका L2 है, whoever cause hurt not covered by section 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with demand or with both. 337 M hurt not liable to qisas. Hurt shall not be liable to qisas in the following cases: when the offender is a minor or insane. जो हर्ट है वो किसास कब नहीं बनेगी? जब चोट पहुंचाने वाला जो है वो बच्चा है या इंसेन है. Provided that the shall be liable to arsh or also be tazir be determined by the court having regard to the age of the offender, circumstances of the case and the nature of the hurt. यानी जो उसके बाद सज़ा है वो या तो अर्श दी जाएगी और ताज़ीर भी दी जाएगी, और जो डिसाइड उसको कौन करेगा? कोर्ट करेगी, और चोट की नोयत डिसाइड करेगी. When an offender at the instance of the victim cause hurt to him. When an offender at the instance of the victim causes hurt to him, तब भी जो offender है उसकी वजह से उसको भी कोई चोट आई हो तो उस पर hurt लागू नहीं हो. When an offender, जब at the time of instance of the victim causes hurt to him, ठीक. Provided that the offender may liable to tazir provided for the kind of hurt caused by him. When the offender has caused itlaf adu of the physically imperfect organ of the victim and the convict does not suffer from similar physical imperfection of such organ. बात ये है, फॉर एग्जाम्पल इसमें समझाना क्या चाह रहे हैं, हर्ट कब लागू नहीं होगी, और सॉरी किसास कब लागू नहीं होगा हर्ट में. एक बंदा वो आपका दायां हाथ काट देता है, अब उस पर किसास लागू इसलिए नहीं होगी कि उसका दायां हाथ तो ऑलरेडी कटा हुआ है, आप कौन सा काटेंगे. या ये है कि एक बंदे ने पाँव काटा है, अब उसका पाँव ही एक है, आप वो कैसे काटेंगे, उस पर किसास लागू नहीं होगी. या ये कह लें ये थंब किसी ने आप उड़ा दिया किसी का, ठीक है, अब ये काटेंगे तब ना जब उसका होगा, उसका पहले किसी हादसे में या किसी कुदरती तौर पर है ही नहीं तो क्या करेंगे. किसी ने आपकी 5 उंगलियां काटी हैं इस हाथ की, वो बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक होती, 2 होती, कुछ उंगलियां नहीं होती, ऐसी सूरत तो आप क्या करेंगे, लागू ही नहीं होगा किसास. Provided that offender shall be arshed and may also be punished with tazir provided for the kind of hurt caused by him, and when the organ of the offender liable to qisas is missing, वही बात जो मैंने ऑलरेडी बता दी. Provided that offender shall be liable to arsh and may also be punished with tazir. उसके बाद है 337 N. Cases in which qisas for hurt shall not be enforced. कौन सी सूरत हाल है जब किसास इन्फोर्स ही नहीं हो सकती, लागू हो गई है, अब उस पर अमल दरामद करवाना बाकी है तो वो अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता. किन सूरतों में? When the offender dies before execution of किसास, यानी जो अफेंडर है वो किसास एग्जीक्यूट करवाने से पहले मर जाए, तब क्या होगा, तब उस पर किसास इन्फोर्स नहीं होगी. When the organ of the offender liable to qisas is lost before the execution of qisas, यानी एक बंदे ने आपका ये थंब काटा है, उसको सजा के तौर पर यह है कि उसको उस पर किसास लागू होगी. आपने 25 को उसका थंब काटना था, थंब उसका पहले किसी चोट की वजह से कट गया, किसास लागू हो गई नहीं. प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू, ये नहीं है कि एक का आपने लेफ्ट थंब काटना था तो उसका लेफ्ट तो ऑलरेडी ज़ाया हो गया तो आप कहें कि नहीं अब इसके बदले मुझे राइट काटने दें. नहीं, लोग कहते हैं सेम सिमिलर, अगर उस ऑर्गन की अवेलेबिलिटी है तब लागू होगा, अगर उस ऑर्गन की अवेलेबिलिटी नहीं है नहीं होगा. When the victim waives the qisas or compounds the offense with बदले सुलह, यानी जब जो किसास है वो छोड़ दिया जाए. When the right of qisas devolves on the person who cannot claim qisas against the offender under the chapter, यानी इस चैप्टर के मुताबिक एक बंदा किसास क्लेम ही नहीं करता तब भी इन्फोर्स नहीं होगा, वो कहता है छोड़ दो यार जो भी है. 337 क्या 337 ओ wali in qisas of case of hurt, in the case of hurt the wali shall be the victim.
वली कौन होता है? वो विक्टिम खुद भी हो सकता है, उसके वर्सा भी हो सकता है। वली बेसिकली कौन होता है? ये हर्ट है, इसमें कौन सा वो मरा है? जिंदा ही है ना, तो वही वली है। जो मजलूम है, जो मजलूम है वही वली है। उसके बाद है बी, द हेयर ऑफ विक्टिम इफ द लेटर डाइज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। अगर किसास एप्लीकेबल होने से पहले वो मजलूम मर जाता है तो उसके वारसान वली है। द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द विक्टिम और द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, यानी अगर किसी का कोई वली नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी वली है। 337 P। मैंने कहा था मैं सारी ABC आपको पढ़ाऊंगा, दोबारा से आप बचपन में जाएंगे। Execution of qisas for hurt. Qisas shall be executed in the public by an authorized medical officer who shall before such execution examine the offender and take due care to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the hurt offender or exceed the hurt caused by him to the victim। यानी 337P में ये बताया जाता है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि अब जो किसास है वो एप्लीकेबल हो सकती है, बंदा नहीं मरेगा किसास एप्लीकेबल होने से। इसका दो पढ़ते हैं। द वली शैल बी present at the time of the execution and the wali or his representative is not present after having been informed of the date, time and place by the court, an offender officer authorized by the court in this behalf give permission for the execution of qisas। वही कत्ल वाला सीन, वो उसके जो मुद्दई हैं, जो वली हैं, उनको भी बुलाया जाएगा कि किसास एप्लीकेबल होनी है। अगर वो नहीं आते तो उनके बिहाफ पर जो उस वक्त बड़ा ऑफिसर होगा वो कहेगा चलो काटो जो भी काटना। दूसरी वो औरत का सीन है कि किसास एप्लीकेबल होने से पहले उसको छोड़ दिया जाएगा 2 ईयर्स के लिए, ताकि अगर औरत प्रेग्नेंट है और उस पर किसास एप्लीकेबल होना है तो 2 साल तक उसको राहत दी जाएगी। और इसमें किया ये जाएगा कि उसको या तो बेल आउट कर दिया जाएगा, अगर बेल आउट नहीं किया जाएगा तो उसकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। 337Q। पता नहीं कितने दिन हो गए आप लोगों को पढ़े हुए। अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन, द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ एन ऑर्गन विच इज फाउंड सिंगल इन ए ह्यूमन बॉडी शैल बी इक्वलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत। यानी वो ऑर्गन जो बॉडी में सिर्फ एक ही है, अगर वो ज़ाया हो जाता है तो उसकी जो अर्श है वो पूरी दियत है, पूरी की पूरी दियत के अमाउंट के बराबर उसको अर्श दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाक एक है, ज़ुबान एक है, तो यानी बॉडी में ऐसा ऑर्गन जो एक है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी दियत जो है वो पूरी दियत की पूरी अमाउंट के बराबर अर्श देना पड़ेगा। वो उसके लिए और लॉ है, आगे पढ़ते हैं, 2 के लिए और लॉ है। 337R अर्श ऑफ ऑर्गन्स इन पेयर्स। बात आ गई आपकी, यानी पेयर में है, 2 में है, जोड़े में है, तो क्या सीन है? द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ of organs found in a human body in pairs shall be equivalent to the value of diyat, and if itlaf is caused to one of such organ the amount of arsh shall be 1/2 of diyat। यानी 2 ऑर्गन है, दोनों कोई ख़त्म कर देता है तो पूरी दियत, अगर उनमें से कोई एक करता है तो दियत आधी। फॉर एग्जांपल ये 2 हैं, इसको भवें क्या बोलते हैं, इसमें से एक कोई ख़त्म करता है तो आधी दियत, अगर दोनों उड़ा देता है तो पूरी दियत। 2 आंखें हैं, अगर कोई एक डैमेज करता है तो आधी दियत, अगर दोनों डैमेज करता है पूरी दियत। 2 हाथ हैं, दोनों ख़त्म करता है पूरी दियत, अगर एक ज़ाया करता है तो आधी दियत। ठीक है, आगे आओ। 337 अर्श फॉर ऑर्गन इन रिप्लिकेट। ये कहता है वो जिस्म के ऑर्गन एस 337 एस है, हाँ एस है, वो जिस्म के ऑर्गन्स जो 4 हैं। अब बताओ बॉडी के ऐसे कौन से ऑर्गन हैं इंसानी अज़ा में जो 4 हैं? 1 मिनट का टाइम है।
हाथ में कंसीडर होती, उंगलियां नहीं है। ऑर्गन वो बताने हैं जिनको चार की नज़र में देखा जाए। इंसानी अज़ा में ऐसे कौन से ऑर्गन है जो चार की हैसियत रखते हैं? यार ये तो हाल है आप लोगों का, आपको अपनी बॉडी पे पूरा नॉलेज नहीं है। वेरी गुड। पसलियां दी कैटेगरी चो ना आना, ऑर्गन से नहीं आना। पसली एक ही कंसीडर होगी, 50 क्यों ना हो। ऐसा कौन सा ऑर्गन है? वो जो चार ऑर्गन्स हैं वो अगर चारों गए तो दियत फुल, एक गया तो 25%, दो गए तो 50%, चारों गए तो फुल दियत। अब कौन से हैं बता दूं? आई लैशेस। समझ आ गई? दो ऊपर के दो नीचे के। पढ़े ही नहीं है। शायर भी इधर ही रहता है। अच्छा उसके बाद पढ़ते हैं जी 337 टी, अर्श फॉर फिंगर्स। द अर्श ऑफ काजिंग इतलाफ ऑफ ए फिंगर ऑफ ए हैंड और फुट शेल बी 1/10 ऑफ दियत। यानी उंगलियां काटने का ये है कि 1/10। द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ of a joint of a finger shall be of 1/30 of diyat। 1/30 provided that where the itlaf is of a joint of a thumb the arsh shall be 1/20 of diyat। यानी पहले 30 था वो कहता है, उसके बाद वो कहता है 1/20 ऑफ दियत। यू 337 यू, थोड़े ही रह गए, टेंशन ना लें। 337 यू तक आ गए। अर्श फॉर टीथ, द अर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ ए टूथ अदर देन ए मिल्क टूथ शेल बी 1/20 ऑफ दियत। 120 यानी 20% ऑफ दियत है। एंड द impairment of the portion of a tooth outside the gum amounts of causing itlaf of tooth, the urge for causing itlaf of 20 or more teeth shall be equal to the value of diyat। अब लास्ट वीक एक हमारे पास FIR थी, उसमें पहले उस पर लगा हुआ था जी 337 यू। अब होता सीन ये है, दान टूटा हुआ था, इसकी दियत बनती थी, इसकी कोई स्पेसिफिक सज़ा नहीं थी। तो जिसकी सज़ा ना हो, इम्प्रिजनमेंट ना हो, उसमें आप उस बंदे को बिहाइंड द बार नहीं रख सकते, लॉ अलाउ नहीं करता। ठीक है, हाँ आप इसको अदर हर्ट में ले जा सकते हैं 334 में। ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता है कि जब एक चीज़ की वाज़े तौर पर पनिश मौजूद है, दूसरी पनिश सेक्शन में उसको फिट नहीं किया जा सकता। दांत की अलग से सज़ा मौजूद है ना, तो जो सबसे लेसर पनिश होती है वो डील करती है लॉ को। ठीक है, ये दांत की है 20% ऑफ दियत। Where the itlaf is of a milk tooth, the accused shall be liable to demand and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। अब दूध का दांत तोड़ने से 1 साल सज़ा है, ठीक है, और दमान भी देनी पड़ेगी। अब दमान क्या सज़ा है? दमान वो सज़ा है अकमल जो कोर्ट डिटरमिन करती है। बड़ा माठा बोला, खैरियत है? मुझे पता लाइट नहीं है, लेकिन 337 अर्श फॉर हेयर, बालों के लिए अर्श। अब ये लॉ बेसिकली स्पेशल लड़कियों के लिए बनाया गया, क्योंकि मर्दों को तो कोई टेंशन, जब मर्जी टेंड करवा ले। तो ये हमारी फीमेल के लिए। ऑल द हेयर ऑफ द हेड, beard, mustaches, eyebrow, eyelashes or any other part of the body shall be liable to arsh equal to diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years as तज़ीर। बात यह है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, आपकी मूछें हो सकती हैं, आपकी भवें हो सकती हैं, आपके सर के बाल हो सकते हैं, आपके कोई और बाल हो सकते हैं, शेव,
जो परमानेंटली अगर ख़त्म कर दिए जाएं, जी परमानेंटली अगर ख़त्म कर दिए जाएं तो फुल दियत है। हद होगी, पंजाबी में कहते प्रवटे होर पंजाबी सुनना जो तो खुन्ने रहन दे, नहीं काफ़ी है वो। वन आईब्रो शैल बी लायबल टू अर्श इक्वल टू 1/2 ऑफ द दियत, एक आईब्रो आधी दियत। वन आईब्रो शैल बी लायबल टू अर्श इक्वल टू 1/4 ऑफ द दियत। ये आई लैशेज की बात होगी कि इसने वन आईब्रो लिख दिया, ये वन लैशेज की बात है, आई लैशेज की। ये जो है इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? पलके। और भी कुछ कहते हैं पंजाबी चो, दसो क्या कहते हैं पंजाबी में? माशाल्लाह सारी वो क्या कहते हैं पता नहीं, शरीफ बन गए हैं घर में। पंजाबी में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। Where the hair of any part of the body of the victim are forcibly removed by any force not covered under section, the accused shall be liable to demand and imprisonment of either description for term 1 year। यानी ज़बरदस्ती अगर किसी के बाल उतारे गए कौन 1 साल सजा है। सुनता है ना, अक्सर माएँ बच्चों की टिंड करवा देती। नहीं ऐसा नहीं है। 337 यू वी भी हो गया, 337 डब्ल्यू। मर्जर ऑफ अर्श वेयर एन एक्यूज्ड मोर देन वन हर्ट ही शैल बी लायबल टू द अर्श स्पेसिफाइड फॉर ईच हर्ट सेपरेटली। यानी एक बंदा एक से ज्यादा बंदे को चोटें देता है, यानी गिट्टे भी खोले हुए, सिर भी ओदा खोले हुए, बाल भी पुट्टे हुए ने, सारे सेपरेट सेपरेट लत्ता में पान देती हैं। अच्छा जी एक्स, अभी वाई रहता है, टेंशन ना लो, ये नहीं कि ख़त्म हो रहा है। 337 वाई 337 जी। आगे जी 337 एक्स पेमेंट ऑफ अर्श। पेमेंट ऑफ अर्श का भी वही सीन है जो उसमें था कत्ल में, 5 साल का लमसम भी दे सकते हैं या 5 साल के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद है जी डिसबर्समेंट ऑफ अर्श और दमान। जो दमान और अर्श है उसकी तकसीम कैसे है, जितना जितना उसके वर्षा में से जिसका जितना हिस्सा बनेगा उतनी उतनी उसको दी जाएगी। इसकाते हमल नहीं जी आ गया। वैल्यू ऑफ दमान, दमान क्या? एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, लॉस और डिसेबिलिटी कॉज इन द फंक्शनिंग और पावर ऑफ एनी ऑर्गन, एनी कंपनसेशन फॉर द इंग्विश सफर्ड बाय द विक्टिम। यानी वो जितने भी मामलात हैं अपनी ट्रीटमेंट पर, वो सारे मामलात को इकट्ठा करने के बाद जो दमान बनेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसका वो जो है अपनी ट्रीटमेंट पर इतने खर्चे अखराजात आए हैं तो वो सारे कोर्ट डिटरमिन करेगी। जी में ये कहता है कि उसकी जो डिसबर्समेंट है तकसीम कैसे होगी, जो जितना बनेगा वो उतना ही उसको मिलेगा। अब है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकाते हमल 338 इसकाते हमल। ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसकाते हमल क्या है जी। Whoever cause a woman with child whose organ have not been formed to miscarry, if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving life of the woman or providing necessary treatment to her, is said to cause इसकाते हमल। यानी औरत हामला हो गई है, बच्चा अभी नहीं बना, प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चे के अभी अज़ा नहीं बने और बच्चे को मिसकैरेज कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, तो उसको कहते हैं इसकाते हमल। अगर मिसकैरेज औरत की जान बचाने के लिए किया जाए, कोई ऐसी बीमारी उठाती है तो बच्चे को गिराना ज़रूरी हो जाता है, तो वो इसकाते हमल नहीं होगा।
अगर जानबूझ के गिराया जा रहा है तो वो इसकाते हमल है, ठीक है। हमल को गिराना उसकी सजा है लॉ में बकायदा। ए वुमेन हु काज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर किसी औरत को जानबूझ कर कहता है कि इसको गिराओ, वो एक अलग बात है, वो भी इसकाते हमल है। एक औरत खुद से बच्चा गिराती है, हमल हुआ, तो वो भी इसी सेक्शन के मद में आएगा, वो भी इसकाते हमल। पनिशमेंट फॉर इसकाते हमल with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years if इसकाते हमल is caused with the consent of the woman। अगर औरत की मर्जी के साथ बच्चा गिराया जाए तो 3 साल सजा है। with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years if इसकाते हमल is caused without causing consent of the woman। अगर औरत को बताए बिना, बहला फुसला कर धोखे से उसका बच्चा गिराया जा रहा है, हमल गिराया जा रहा है, तो वो इस्तिकाते हमल की 10 साल सजा है। प्रोवाइडेड दैट इफ ए रिजल्ट ऑफ इस्तिकाते हमल एनी हर्ट इज काज टू द वुमन और शी डाइज द कन्विक्ट शैल आल्सो बी लायबल टू द पनिशमेंट फॉर प्रोवाइडेड सच हर्ट और डेथ एज द केस मे बी। यानी अगर उस हर्ट से, उस तकलीफ से औरत मर जाती है, औरत अपाहज हो जाती है या कोई और उसको तकलीफ पहुंचती है, तो जो हर्ट की तकलीफ होगी उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। अगर औरत मर जाती है तो कत्ल के मुताबिक FIR होगी। बिल्कुल जाहिर है। 338 बी इसकाते जैनन, 338 ए में इसकी सजा है, 338 बी इसकाते जैनन। पहला क्या था? इसकाते हमल था जिसमें प्रेग्नेंट हुई थी औरत विदाउट डेवलपिंग द ऑर्गन्स ऑफ बेबी, बच्चे के ऑर्गन अज़ा नहीं बने थे। इसमें क्या है? इसमें whoever cause a woman with child some of whose limbs or organ have been found to miscarry if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is said to cause इसकाते जनन। यानी हमल हो गया, बच्चे के ऑर्गन भी बन गए, यानी चाहे आधा ही बच्चा क्यों नहीं बना, लेकिन उसके कुछ लिम्ब एंड ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो गए। उस वक्त जो बच्चे को गिराया जाता है वो क्या है? इसकाते जैनन है। ए वुमन हु काज हरसेल्फ टू मिसकैरेज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। और जानबूझ के भी ऐसे बच्चे को गिराएगी तो वो भी इसी सेक्शन में आएगा। इसकाते जैनन whoever cause इसकाते जैनन shall be liable to 1/20 of diyat if the child is born dead। 1/20 यानी दियत का 20% अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो। फुल दियत इफ द चाइल्ड इज बर्न अलाइव बट डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द ऑफेंडर। दियत फुल होगी अगर बच्चा पैदा हुआ है लेकिन बाद में मरा है, पैदा जिंदा हुआ है लेकिन बाद। इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एज ए तजीर। बाकी इसकी ओवरऑल सजा जो है 7 साल है। प्रोवाइडेड दैट देयर आर मोर देन वन चाइल्ड इन द womb of the woman, the offender shall be liable to separate diyat on the tazir or as the case may be every such child। यानी अगर औरत के हाँ बच्चे 2 हैं, दोनों को गिराया जाता है तो हर बच्चे की हद तक दियत की जो पनिशमेंट है वो सेपरेट होगी। होता है ना, बाज को अल्लाह जुड़वे देता है, यहाँ तो 7 तक की न्यूज़ सुनने में आई है। अच्छा जी। confirmation of sentence of death by way of qisas। A sentence of death awarded by way of qisas or tazir or a sentence of qisas awarded for causing hurt shall not be executed unless is confirmed by the high court। यानी जो डेथ की सज़ा है या किसास की सज़ा है वो तब तक नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट उसको कन्फर्म नहीं करता। कोई भी नीचे वाली कोर्ट सज़ा देती है, उसकी कन्फर्मेशन के लिए एक रेफरेंस भेजा जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसको अलाउ कर देती है तो वो कन्फर्म रहता है, मेंटेन रखती है। अगर उससे डिसएग्री करती है तो वो ख़त्म कर दी जाती है सज़ा। ठीक है, कोई भी सज़ा हो सकती है, इवन का सज़ा मौत ही क्यों नहीं। 338E वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेक्शन 345 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। All offense under the chapter may be waived or compounded and the provisions of section 309, 310 and 11 shall mutatis mutandis apply to the waiver or
कंपाउंडिंग ऑफ सच ऑफेंस, यानी 345 CRPC के तहत वो कहता है तमाम ऑफेंस जो हैं वो कंपाउंडेबल हैं और काबिल सुलह हैं और माफ़ किए जा सकते हैं। यही है, ये हमारा था चैप्टर। इसमें कुछ और सेक्शंस हैं